हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 15 मिनट के वीडियो में द लिविंग वर्ल्ड का पूरा ही चैप्टर नोट्स के साथ आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो जो भी बच्चे या कोई भी अगर जिसको ये चैप्टर में दिक्कत है द लिविंग वर्ल्ड, बट सिर्फ आप अपना 15 मिनट यहाँ दीजिए और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज लिविंग। पहले मैं बता दूं ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। टॉपिक व्हाट इज लिविंग, आखिर लिविंग क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब ग्रो करते हैं, साइज में बढ़ते हैं। इंक्रीज इन मास, अगर उनका वेट बढ़ रहा है या उनका नंबर बढ़ रहा है, ये दोनों ही ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है किसका, ग्रोथ का। ट्विन मतलब जुड़वा, यानी कि ग्रोथ का दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक अगर मास बढ़ जाए और एक अगर नंबर बढ़ जाए। ग्रोथ, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के द्वारा। सेल डिवीजन के द्वारा सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स में जो ग्रो होता है सेल डिवीजन के द्वारा ही होता है, लेकिन प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअसली होता है उसके पूरे लाइफ स्पैन तक। लाइफ स्पैन किसको बोलते हैं, जो बर्थ और डेथ के बीच का एरिया होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। यानी कि एक प्लांट जब जर्मिनेट हुआ है, जब स्टार्ट हुआ है और जब वो एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसका जो पूरा बीच का टाइम है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो नोट्स भी साथ साथ लिख सकते हैं। In animals, this growth is seen only up to a certain stage. आप देखते हैं कि एनिमल्स में ग्रोथ जो है वो एक स्टेज तक ही होता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिविजन, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ जो प्लांट्स में होता है वो हमेशा होता है, थ्रू आउट लाइफ होता है, लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ एक सीमित समय तक ही होता है। जैसे हम लोग भी अपने आप पे देखें तो हम लोगों के अंदर भी ग्रोथ जो है वो एक सीमित समय तक होता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता। इंक्रीज इन बॉडी मास, अगर बॉडी का मास बढ़ रहा है तो हम इसको भी ग्रोथ बोल सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के, जैसे कि ये पेन, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पेन हो गया या फिर माउंटेन हो गया, सॉइल बाइंडर्स, आप देखते हैं कहीं मिट्टी का ढेर है, वो लगते लगते मिट्टी का ढेर बड़ा होते जा रहा है, तो वो भी ग्रो होता है बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन सरफेस। यानी कि अगर आप अपने घर से कहीं आ रहे हैं आसपास तो देखते हैं कि एक साइड में कूड़ा का जो है ढेर है, तो थोड़ा देर में जाइएगा, आधा घंटा 1 घंटा बाद तो वो ढेर थोड़ा और बढ़ गया। फिर आप 1 महीने बाद देखिएगा तो ढेर बहुत बड़ा हो गया। तो वो ढेर जो है, जो कूड़ा का, वो भी तो बढ़ रहा है, वो जो मिट्टी का ढेर है सॉइल बाइंडर्स, वो भी तो बढ़ रहा है। तो वो किससे बढ़ रहा है, वो किससे ग्रो हो रहा है, चीजों के जमने से। जमने को क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे। तो ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया, यानी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सभी लिविंग जो थिंग्स है उसका ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है। नहीं, डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसलिए ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ अगर अंदर से होता है तब आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। नॉन डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो प्रेजेंट हो दोनों में ही, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी, लेकिन वो एब्सेंट होना चाहिए लिविंग में, ठीक है। तो नॉन डिफाइनिंग है तो लिविंग में एब्सेंट होगा, ठीक है। ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन भी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स के आधार पे बनावट, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस, जैसे कि अगर शेर आ गया है तो आप लोग जो भी इंसान होंगे सब भाग जाएंगे, जानवर भी भाग जाएगा, लेकिन जो प्लांट्स होंगे वो भाग नहीं सकते, या फिर टेबल, चेयर, बुक, कॉपी, ये भाग नहीं सकता। तो कॉन्शियसनेस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपने सराउंडिंग में, आपके चारों तरफ, आपके वातावरण में क्या हो रहा है उस पर आप रिस्पॉन्ड कर पाए, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही प्रेजेंट होगा। बुक, कॉपी, पेन कहीं छोड़ के नहीं जाता, चाहे शेर भी आ जाए। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। फंगाई के बारे में बात करें तो फंगाई में रिप्रोडक्शन हमेशा आसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है, याद रखिएगा। ईस्ट और हाइड्रा दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट एक फंगाई है, ठीक है, और हाइड्रा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ईस्ट और हाइड्रा दोनों ही बडिंग के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए ये एक है, इसमें छोटा सा बड निकल आया, जैसे पोटैटो में बड निकल के आ जाता है, फिर ये बड थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये बड और बड़ा हो जाता है, और उसके बाद बड जो है वो डिटैच हो जाता है, और यहाँ पर ये दो जो है पेरेंट और डॉटर अलग अलग हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बडिंग।
प्लानेरिया में बात करते हैं, प्लानेरिया फ्लैटवर्म्स के अंदर आता है, ठीक है। फ्लैटवर्म्स उसको बोलते हैं, जैसे बात करें छिपकली की, तो छिपकली भी प्लेटफॉर्म के अंदर आता है, ठीक है। उसके अंदर हाई रीजनरेशन का कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है। आप कभी छिपकली का पुच्छी काट दीजिएगा, वो पुच्छी जो है फिर से डेवलप कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं रीजनरेट करना, वो पावर होता है रीजनरेशन का। नेक्स्ट है फंगाई, प्रोटोनेम ऑफ मॉस एंड फिलामेंटस एल्गी। फंगाई, प्रोटोनेम ऑफ मॉस और फिलामेंटस एल्गी, तीन चीज अलग अलग बात है। एल्गी फिलामेंटस वो होता है जो इस तरह से ऐसे एक के बाद एक ऐसे मिलके बना हुआ हो, उसको फिलामेंटस बोलते हैं। प्रोटोनेम ऑफ मॉस, मॉस क्या है, ब्रायोफाइट के अंदर हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मॉस और एक पढ़ते हैं लीवर वॉट, ठीक है। तो प्रोटोनेम ऑफ मॉस, मॉस के अंदर दो स्टेज होता है, एक प्रोटोनेमा स्टेज और एक लीफी स्टेज, तो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो फंगाई हो गया, प्रोटोनेम ऑफ मॉस हो गया और फिलामेंटस एल्गी हो गया, ये सभी डिवाइड करते हैं फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है भाई, फ्रैगमेंटेशन ये होता है, अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको आप 3-4 हिस्से में काट देते हैं, तो इसका सभी छोटा छोटा कटा हुआ पार्ट से एक नया नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएगा, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे म्यूल्स, खच्चर यानी घोड़ा और गधा के मिश्रण से बनता है म्यूल्स। वर्कर बी, ये मधुमक्खी का ही एक जाति होता है वर्कर बी। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ऐसे कपल्स जिनका शादी हो गया है 10 साल 12 साल हो गया, यानी कि उनको बच्चे नहीं है, ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो ये तीन लोग जो है ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो क्या आप बोल देंगे कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करते वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। दैट्स वाई रिप्रोडक्शन के पास एक्सेप्शन है, सो रिप्रोडक्शन इज द नॉन डिफाइनिंग फीचर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही अलग अलग बातें होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन दोनों एक जैसी बातें होती है। इंक्लूसिव इवेंट्स होता है कहाँ, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रहा है तो। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है एक समय में, उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस एसेंशियली अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो इंसानों के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जो लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर, ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहा है सिर्फ वही डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये याद रखिएगा। क्योंकि आप बोलोगे कि रिएक्शन तो लेबोरेटरी में भी हो रहा है, लेकिन वो रिएक्शंस जो है वो लिविंग का क्राइटेरिया नहीं है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि रिएक्शंस इनसाइड द सेल, देखो मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनसाइड द सेल आर डिफाइनिंग फीचर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ही कॉन्शियसनेस के बारे में अभी बताएं। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, ठीक है। एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, आपके वातावरण में क्या हो रहा है उस पर आप रिस्पॉन्ड करेंगे। वो कोई भी चीज हो सकता है, फिजिकल यानी कोई आपको आके हाथ से, फिजिकल मतलब जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अभी मैं फिजिकली आपके पास प्रेजेंट नहीं हूँ वहां पर ही, ठीक है। जो है मैं आपको किसी तरह से किसी एक मीडियम से, यूट्यूब एक मीडियम से मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर मैं आपके सामने ऑफलाइन, वैसे ऑफलाइन क्लासेस मेरा चलता है साक्षी में, जमशेदपुर से अगर आप देख रहे हैं मेरा लेक्चर, तो साक्षी में आम बगान के पास मेरा जो है वो क्लासेस चलता है, जहां आप मुझसे आके बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है। साइंस का भी वहां क्लासेस होता है, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप फिजिकल नहीं पढ़ रहे, ठीक है। केमिकल और बायोलॉजिकल कोई केमिकल्स के द्वारा, ठीक है, जैसे एयर में कुछ चेंजेस आ रहा है, ये केमिकल्स के द्वारा कुछ चेंजेस आ रहा है, तो तीनों तरीके से स्टिमुलाई किसको बोलते हैं, जो चीज बाहर से आ रहा है जिस पे आप रिएक्ट कर रहे हो वो स्टिमुलाई है। तो वो कोई भी हो सकता है, फिजिकल कोई आके आपको धक्का दे दिया, या कुछ वहां पर ही ऐसा धुआं सा आ गया केमिकल्स, या कुछ एयर में बहुत ज्यादा गंदगी आ गया, बायोलॉजिकली कुछ इफेक्ट हो गया, तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, बाहरी फैक्टर पे, जैसे लाइट पे भी रिस्पॉन्ड करता है, वाटर उसको कितना मिल रहा है कितना नहीं, टेम्परेचर उसको कितना मिल रहा है कितना नहीं, पॉल्यूटेंट्स जो गंदगी है प्लांट्स को मिल रहा है वो उस पर भी रिस्पॉन्ड करता है। आप देखेंगे कि जो प्लांट जो है क्लीन स्पेस में जो प्लांट ग्रो करता है और एक प्लांट है जो पॉल्यूटेंट एरिया पे ग्रो करता है जहां पॉल्यूशन भरा हुआ है, तो दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, फोटो पीरियड क्या होता है, समझ लो, दो चीज समझ लो, रिप्रोडक्शन तुमको पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता तो बता देते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अपने जैसे संतान को पैदा किया जाता है, जन्म दिया जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो पीरियड वो पीरियड होता है, वो समय होता है जो प्लांट को जिस समय में सनलाइट मिलता है, फोटो लाइट, ठीक है। और सीजनल ब्रीडर उसको बोलते हैं जो सिर्फ सीजनली ब्रीड करते हैं, ब्रीड मतलब फर्टिलाइज करते हैं, जो साल भर ब्रीड करते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं,
कंटिन्यूअस ब्रीडर, जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बींग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने बारे सोचता है, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, और उसी के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, XYZ, ठीक है। लेकिन कोई बिल्ली डॉग ऐसे आके हम लोग के पास नहीं बोलता कि मैम मुझे पढ़ा दीजिए, मैं कोई इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, राइट। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? लोग सुनते हैं बायोडाइवर्सिटी बहुत भारी सा टर्म है, नहीं, कुछ नहीं है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि जो वेरिएशन, डाइवर्सिटी यानी वेरिएशन, बायो यानी लिविंग, तो लिविंग चीजों में जो वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, यानी नंबर, संख्या और टाइप, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो आपको अर्थ के अंदर देखने को मिल रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज आज तक बायोडाइवर्सिटी में नोन है। स्पीसीज यानी जाति, जैसे डॉग एक जात का है, इंसान एक अलग जात का है, शेर एक अलग जात का है, ठीक है, बिल्ली एक अलग जात का है, राइट। जात यानी स्पीसीज। ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नोट्स को बढ़िया से लिख लो, एग्जाम में तुम्हारा जो है ये नोट्स जो है ये NCERT बेस्ड नोट्स है, ठीक है। तो ये CBSE और जैक वालों के लिए बहुत बढ़िया है, और नीट का जो एंट्रेंस का तैयारी करता होगा उसके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर ICSE का पेपर है तो भी आप कॉन्सेप्ट इससे पूरा कर सकते हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर यानी नाम रखना, नामकरण करना, जो लीनियस ने किया था, कार्लस लीनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कोई भी नेम को हम 2 कंपोनेंट में लिख सकते हैं। पहला होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। पहला जो जेनरिक नेम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल, और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल। मैंगो का जो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो का क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का वो यूनिवर्सल रूल जिसको पूरे देश में माना जाएगा। सबसे पहला जो बायोलॉजिकल नेम है वो कौन से लैंग्वेज में लिखे जाएंगे? लैटिन लैंग्वेज में, या इटैलिक्स में। इटैलिक्स यानी टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है। अच्छा, जो पहला वर्ड होगा उसको जीनस बोलेंगे, पहला वर्ड को जीनस बोलेंगे, और दूसरा वर्ड को स्पीसीज बोलेंगे, ठीक है। दोनों ही वर्ड को अगर हम लिखेंगे तो अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और दूसरा वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे आपको लिख के दिखाया गया। और अगर हम साइंटिस्ट या ऑथर का नाम इंक्लूड करना चाहेंगे तो लास्ट में एब्रेविएटेड फॉर्म में, एब्रेविएटेड मतलब छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे लीनियस को लिख सकते हैं LINN लिन, ठीक है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। और टैक्सोनॉमी हायरार्की, ये स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम, ये आपको जरूर याद रखना है। नीचे जाते जाएंगे तो सिमिलर होते जाएगा, ठीक है। और टैक्सोनॉमी में आपको क्या पढ़ना होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट टैक्सा। जैसे स्पीसीज एक अलग टैक्सा है, जीनस अलग टैक्सा, फैमिली अलग टैक्सा, ऑर्डर अलग टैक्सा, क्लास अलग टैक्सा, फाइलम डिवीजन अलग टैक्सा, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी के साथ आप एक और चीज पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स हम तब बोलते हैं जब आप टैक्सोनॉमी के साथ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऐड करते हैं बेटा, तब बोलते हैं उसको सिस्टमेटिक्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो कुछ चैप्टर से हटा दिया है, कुछ सिलेबस से हटा चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कराई नहीं हूँ। जैसे हार्बेरियम, म्यूजियम, ये सब पूरा डिलीटेड पार्ट है, ठीक है। और इसमें NCERT में अगर आप देखेंगे तो आप फिगर 1.1 को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड में 3 चीज पढ़ना होता है, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, बुक्स एंड लिटरेचर्स। प्रिजर्वेशन आप कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म को ही करिएगा, तो हार्बेरियम और म्यूजियम। हार्बेरियम में प्लांट स्टोर करते हैं, म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों। कंजर्वेशन लाइव ऑर्गेनिज्म को किया जाता है, यहाँ जूलॉजिकल पार्क्स, आप जूलॉजिकल पार्क जू में जाते हैं तो आप एनिमल्स देखते हैं, बॉटनिकल गार्डन में जाते हैं तो आप प्लांट्स देखते हैं। बुक्स एंड लिटरेचर, फ्लोरा प्लांट स्टडी, मैनुअल यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस स्पीसीज का नेम स्टडी करते हैं, ठीक है। मोनोग्राफ यानी एक बार में एक ही जगह में एक ही स्पीसीज के बारे में स्टडी करते हैं। कैटलॉग यानी बहुत सारे इसके अंदर और भी हम लोग फीचर्स, की वगैरह को पढ़ते हैं, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया है की को। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरह का वीडियो चाहिए होगा कि आपको नोट्स भी मिल जाए, एक बार मैं नोट्स को जो है वो ऐसे स्लाइड कर देती हूँ ताकि आप जो है नोट्स का स्क्रीनशॉट ले ले, जिससे आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसको, ये नोट्स बहुत ही बढ़िया है, NCERT फुल बेस्ड है, ठीक है। और अगर आपको इस तरह का नोट्स चाहिए, ठीक है, और अगर आपको इस तरह का बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे ऑफलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हैं, जो कि जमशेदपुर में रहने वाले बच्चे ही जुड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हमारा सेंटर एक ही है जमशेदपुर में, साकची में। ओके, सो ये नोट्स
और यूट्यूब पे जो भी क्लासेस होंगी वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, तो आराम से पढ़िए बिना टेंशन के साथ। और 15 मिनट में मेरे हिसाब से मैंने ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट करा दिया है। तो आई होप ये लेक्चर आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। अगर आप वीडियो को एक बार देखें तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और अच्छा सा कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स।